जय हिंद एवरीवन, आई एम प्रथमेश रंजनी। चलिए एनडीए सेकंड 2024 के अंदर जो एग्जाम हुआ है उसके पीवाईक्यूज को या उसके एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह के सवाल इस एग्जाम के अंदर पूछे गए थे। आज के सेशन के अंदर हम पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों के सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। पहले हम हिस्ट्री के सवालों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम पॉलिटी के ऊपर आएंगे। याद रखिएगा, एनडीए के एग्जाम की मैं बात करूँ या कोई भी एग्जाम, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। वो आपको बताते हैं कि किस लेवल का एग्जाम हो रहा है। हालांकि देखिए, एनडीए के अंदर ये पॉइंट याद रखिएगा, एक एनडीए के बारे में अगर मैं बात करूं, एनडीए का एग्जाम साल में 2 बार होता है। एक बार आपको 4 महीने का समय मिलता है, एक बार आपको 6 महीने का समय मिलता है। जो 6 महीने वाला अटेम्प्ट होता है ना, वहां पर सवाल थोड़े से डिफिकल्ट आते हैं। ऑब्वियसली 6 महीने का टाइम बच्चे को दिया जा रहा है तो वहां पर सवाल थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये सितंबर वाला अटेम्प्ट है, दैट मीन्स आपको 4 महीने का समय यहाँ पर मिलता है। यहाँ पर सवालों का लेवल थोड़ा सा आसान है, बहुत आसान नहीं है, थोड़ा सा आसान है। तो चलिए सवालों की शुरुआत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे इतिहास से, इतिहास के बाद हम बात करेंगे पॉलिटी के बारे में। चलिए पहला सवाल यहाँ पर है, तक्षशिला was the capital of which one of the among the following महाजनपदास in ancient India। भारत के अंदर अगर हम बात करें तो ये एंशियंट हिस्ट्री का सवाल पूछा गया है और जो टॉपिक है, द टॉपिक इज महाजनपदास, महाजनपदा या राइज ऑफ मगधा, इस टॉपिक से सवाल पूछा गया। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि महाजनपदास में से तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी। देखिए, महाजनपदा के बारे में हम बात करें तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, हम लोगों ने क्लासेस के अंदर पढ़ा भी है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, इतिहास थोड़ा बहुत आप जानते हैं, तो आर्यन का इन्वेजन होता है सेंट्रल इंडिया से। उसके बाद से शुरुआत में एक पीरियड चालू हो जाएगा विच इज नोन एज द अर्ली वैदिक पीरियड, जहां पर सोसाइटी ट्राइबल होती है। ट्राइबल का मतलब है कि कहीं पर सेटल नहीं होते, कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे। एग्रीकल्चर भी यहाँ पर इतना ज्यादा नहीं होता है। सोसाइटी बेसिकली पैस्चरल है, चरवाहे हैं। तो शुरुआत में चरवाहे होते हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल सिस्टम तो है, बट यहाँ पर जो पॉलिटिकल किंग है उससे कहा जाता है जनस्य गोपा, बिकॉज जनस्य गोपा के अंदर एक टर्म है जना। जना को ट्राइब से रिप्रेजेंट किया जाता है और यहाँ पर जो ट्राइब है वो नॉमिडिक है, वो इधर उधर घूमती रहती है। उसके बाद जब हम बात करते हैं लिटर वैदिक एरा के बारे में, तो लिटर वैदिक एरा के अंदर एक शब्द आता है जनपदा। जनपदा का मतलब अब ट्राइब ने पांव रख दिया है, पद रख दिया है, अब ये स्टेब्लिश हो जाते हैं। और लैंड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है, राष्ट्र का कॉन्सेप्ट आता है और यहाँ पर जमीन का प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ऐसे ही आगे जाके अगर हम बात करते हैं तो कई सारे छोटे छोटे जो जनपद थे, इन सभी को मिला के एक महाजनपदा बनता है। एक बहुत बड़ा एरिया के ऊपर एक कहते हैं कि एक अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो एक अर्बन इकोनॉमी डेवलप होना शुरू हो जाती है, जहां पर आपको महल देखने को मिलेंगे, एक प्रॉपर टैक्सेशन सिस्टम देखने को मिलता है। और ऐसे पूरे भारत के अंदर अगर हम टेक्स्ट के हिसाब से बात करें, अगोत्तर निकाय विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, इसके हिसाब से 16 महाजनपद है। और 16 महाजनपदास में से जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद है, एक है मगध, मगध जिसकी राजधानी है पाटलिपुत्रा, और दूसरा जो महाजनपद था वो था गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। तो इस सवाल के अंदर गांधार के बारे में पूछा जा रहा है कि तक्षशिला किसकी राजधानी, तक्षशिला थी गांधार की राजधानी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और याद रखिएगा, तक्षशिला उस समय पर एजुकेशन का केंद्र रहा है, एजुकेशन का हब था तक्षशिला उस समय पर, और कई सारे लोग वहां पर एजुकेशन लेने के लिए आते थे। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ द इंडिया बिफोर द ऑफिस वाज परमानेंटली अबॉलिश्ड। भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? ऑफिस परमानेंटली खत्म कर दिया गया, अंग्रेज भारत से चले गए, उससे पहले भारत के लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? ये मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल आपसे पूछा गया है और सवाल काफी आसान है। देखिए क्या हुआ, अंग्रेज जब भारत के अंदर थे उस टाइम पर भारत के अंदर अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा पद था, वो अधिकारी जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारत में रिप्रेजेंट करता था, उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। अब अंग्रेज तो, हालांकि हम कहते हैं कि साहब देश 1947 के अंदर आजाद हो गया, पर उसके बाद भी अंग्रेजों का सिस्टम भारत में चलता रहा। और भारत के अंदर जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो लॉर्ड माउंटबेटन नहीं था। याद रखिएगा, लोगों को लगता है साहब लॉर्ड माउंटबेटन लास्ट गवर्नर जनरल थे, नहीं, इसका सही जवाब है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, सी राजगोपालाचारी जी, जो एक भारतीय थे। ये भारत के लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 दी राइट आंसर। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल काफी डिफिकल्ट था, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी तो सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में यहां पर पूछा गया था, इतिहास को रिलेटेड। The first cotton mill in the British India was which began production in 1856 was set up by। ब्रिटिश इंडिया के अंदर 1856 के अंदर जो पहली कॉटन मिल सेटअप की गई थी, उसको सेटअप किसने किया था? कई सारे नाम यहां पर आते हैं, बट एक नाम आपको याद रखना, दैट इज सी एन देवर। सी एन देवर वो पर्सन थे, ही वॉज अ बिजनेसमैन, जिन्होंने पहली भारत के अंदर या पहली कॉटन मिल भारत के अंदर स्टैब्लिश करी थी, और जो किसी भारतीय के द्वारा स्टैब्लिश की गई। तो अपने आप में बड़ा सवाल था, एनसीईआरटी के अंदर दिया गया था सवाल। सच ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल नहीं है, आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, फ्रीडम फाइटर कनकलता बरुआ सेक्रीफाइस हर लाइफ व्हाइल पार्टिसिपेटिंग इन। बहुत बेहतरीन सवाल पूछा गया है और सवाल है गांधीयन एरा का। बेसिकली यहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात की जा रही है, जो कि 1942 के अंदर स्टार्ट किया गया था।
क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात की जा रही है। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जब हम बात करते हैं तो क्विट इंडिया मूवमेंट एक बड़ा इंपॉर्टेंट मूवमेंट था, नॉट द 1942 बट क्विट इंडिया मूवमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मूवमेंट। और क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर कनकलता बरुआ जो कि आसाम से बिलोंग करती थी, आसाम के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन था विच इज नोन एज दी मृत्यु वाहिनी, कई बार इसे मुक्ति वाहिनी भी कह दिया जाता है। इट वाज काइंड ऑफ मुक्ति वाहिनी, मृत्यु वाहिनी भी कई बार कई लोग इसे कह देते हैं। ये उसकी मेंबर थी और भारत की आज़ादी के लिए लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती, इन्होंने बलिदान दे दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। आसान सवाल, हाँ जी बहुत आसान सवाल। अगला, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। देखिए कई बार लगता है कि सर ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, बट ये इतिहास के अंदर भी आता है। लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर जब राज्यों को बनाया जा रहा था, उसको लेकर इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला स्टेटमेंट कहता है गांधी जी 1948 had argued for the reorganization of the provinces on a linguistic basis. The Constituent Assembly recommended into the incorporated in the Constitution of India. देखिए दोनों ही आंसर यहाँ पर या दोनों स्टेटमेंट गलत है। लिंग्विस्टिक के बारे में जो डिमांड उठना शुरू हुई वो 1950 के बाद ज्यादा उठी है। उसके बाद अबुल फजल आयोग बनाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया गया। उसके पहले सच ऐसी कोई डिमांड उठ नहीं रही थी। तो यहां पर इस सवाल का जवाब होगा दोनों ही गलत है, neither one nor two. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंस्पायर्ड बाय द दांडी मार्च बाय महात्मा गांधी इन तमिलनाडु, सी राजगोपालाचारी जी लीड सॉल्ट मार्च फ्रॉम। सी राजगोपालाचारी जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी की ही बात की जा रही है, जो कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। उन्होंने गांधी जी के दांडी मार्च से प्रभावित होकर किस एरिया के अंदर सॉल्ट मार्च किया था? तो याद रखिएगा उन्होंने सॉल्ट मार्च किया था आज के तेलंगाना के अंदर, आज का जो तेलंगाना वाला एरिया है जहां पर एक तंजौर कोस्ट है, तंजौर की कोस्ट के ऊपर इन्होंने पूरी तरीके से मार्च किया और वहां पर इनका मार्च काफी फेमस भी रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सवाल एनसीईआरटी के अंदर भी है और बेसिक से सवाल था, अगर आप सही तरीके से पढ़ते हैं दांडी मार्च को तो बहुत आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, आचार्य विनोबा भावे रिसीव्ड द फर्स्ट डोनेशन ऑफ द लैंड अंडर द भूदान मूवमेंट। देखिए भूदान मूवमेंट भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट था। इस मूवमेंट के अंदर आचार्य विनोबा भावे का योगदान काफी ज्यादा है। उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था और लोगों से कहा था कि आप अपनी जमीन दान दीजिए ताकि भारत के अंदर हमारे जो किसान हैं उनके पास जमीन आए और देश प्रगति करे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, भूदान, जमीन का दान करना। बड़े बड़े जमींदारों ने दान किया। सबसे पहला दान किस एरिया के अंदर किया गया? तो याद रखिएगा जो फर्स्ट डोनेशन मिला था इनको वो मिला था पुंचमपल्ली के अंदर। वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, पंचमपल्ली इज द राइट आंसर। इसके बारे में हमने क्लासेस के अंदर बात भी करी थी ऑलरेडी। ओके, विजयनगरा रूरल्स क्लेम्ड दैट दे वर रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ। विजयनगर के रूरल्स क्या कहते थे? वो क्या कहते थे कि भैया इस भगवान के बिहाफ पे वो रूल कर रहे हैं। या अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं तो विजयनगर साम्राज्य के अंदर किस भगवान की, किस गॉड की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा थी? देखिए यहां पर महादेव की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, भगवान शिव की इंपॉर्टेंस यहां पर सबसे ज्यादा थी और भगवान शिव को डिवोट करते हुए एक मंदिर भी बनाया गया था, विरूपाक्षी टेम्पल, जिसे देवराय द्वितीय के शासनकाल के अंदर बनवाया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब था श्री विरूपाक्षी। तो याद रखिएगा इस लेवल तक भी एग्जाम के अंदर सवाल पूछे जाते हैं। ये एंशिएंट इंडिया का सवाल है, कई बार इसे मॉडर्न इंडिया के अंदर भी कंसिडर किया जाता है। बट विजयनगर एम्पायर के अंदर अगर आपने डिटेल के अंदर विजयनगर एम्पायर पढ़ा है, आपको उनकी इकोनॉमी के बारे में, उनकी एग्रीकल्चर के बारे में, उनकी पॉलिटी के बारे में पढ़ा है, तो ये सवाल का जवाब आप आसानी से दे सकते थे। मतलब गहराई के साथ पढ़ना आप जरूरी हो गया है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, डोमिंगो पायस डिस्क्राइब्स द किंग इन दीज वर्ड्स ऑफ मीडियम हाइट एंड ऑफ फेयर कॉम्प्लेक्शन एंड गुड फिगर, rather fat than thin, he has on his face sign of smallpox. Identify the king from the options given below. देखिए डोमिंगो पायस के बारे में बात की जाए तो ही वॉज अ पोर्चुगीज ट्रैवलर, पुर्तगाल के एक यात्री थे जो कि विजयनगर साम्राज्य के अंदर आए थे। अब आपको लग रहा होगा सर इतना डिटेल में पूछा जा रहा है। देखिए डोमिंगो पायस का जो डिस्क्रिप्शन है विजयनगर के बारे में, वो डिस्क्रिप्शन काफी इंपॉर्टेंट है, बट यहां पर इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने ये स्टेटमेंट नहीं पढ़ा है तो एक सवाल यहां पर था कि वो किस राजा के शासनकाल के अंदर आए थे। जिस राजा के शासनकाल में वो आए होंगे उन्हीं का डिस्क्रिप्शन कर रहे होंगे। तो डोमिंगो पायस आए थे कृष्णदेव राय के शासनकाल में। याद रखिए कि बहुत इंपॉर्टेंट किंग और विजयनगर साम्राज्य के सबसे इंपॉर्टेंट किंग आपने सुना होगा कृष्णदेव राय, तेनालीरामा, इनके बारे में। तो यहां पर इसका सही जवाब तो ऑप्शन नंबर 1 कृष्णदेव राय वॉज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। अगला सवाल अपनी पॉलिटिकल साइंस के, इन विच शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन एज द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ द डिफेक्शन आर गिवन। कौन से शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स दिए गए? डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? दल बदल
कानून के बारे में बात की जा रही है कि कोई भी व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद अपना दल नहीं बदल सकता। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग 10वें शेड्यूल के बारे में, इसे बाद में ऐड किया था। याद रखना 10वां शेड्यूल शुरुआत में ऐड नहीं किया गया था, इसे बाद में ऐड किया गया था। तो याद रखिएगा इस सवाल का जो सही जवाब दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज क्या है, 10th शेड्यूल को 2 से 3 एग्जाम्स के अंदर पूछा गया। दल बदल विरोधी कानून के बारे में बात करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी कहते हैं कि मान लीजिए मैं पार्टी ए के बेस पे चुनाव लड़ने की कोशिश करता हूं। अब पार्टी ए के बेसिस पे मैंने चुनाव लड़ा और मैं चुनाव जीत गया, पर चुनाव जीतने के बाद मैंने अपनी पार्टी चेंज कर दी, मैंने पार्टी बी को ज्वाइन कर लिया, तो ये चीज गलत है। इसे कहा जाता है दल बदल विरोधी कानून। और याद रखिएगा इस कानून को लाया गया था भारत के सबसे यंगेस्ट प्रधानमंत्री जी के शासनकाल के अंदर, जो कि है माननीय राजीव गांधी जी। तो एक छोटी सी बात है, ये पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। The duties of the Attorney General of India are to give advice to the government of India upon such legal matters and to perform such other duties of a legal character as many from time to time be referred to or assigned to him by the President of India. The Solicitor General of India is the second law officer of the country who assists the Attorney General and it's himself assisted by several administrative Solicitor General। देखिए सीधी सी बात है, आर्टिकल 76 बात करता है किसके बारे में? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक संवैधानिक पोस्ट है। अटॉर्नी जनरल का बेसिकली मतलब क्या होता है? अटॉर्नी जनरल का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि भारत सरकार को जुडिशरी के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है। अब अटॉर्नी जनरल के बारे में चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और हर साल एनडीए में एक सवाल अटॉर्नी जनरल का आता ही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं साहब, वो भारत सरकार की लीगल कैरेक्टर को या लीगल ड्यूटीज को निभाते हैं और राष्ट्रपति जो भी इनको टास्क असाइन करे वो टास्क ये करते हैं। बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही। यही काम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यही करते हैं कि जो भी टास्क उनको दिया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, कहां पर रिप्रेजेंट करना है भारत सरकार को, कहां नहीं करना है, वो लीगली रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर। दूसरी बात की गई सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। अब याद रखिएगा सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के अंडर एक अधिकारी होते हैं। ये भारत के सेकंड हाईएस्ट लीगल अधिकारी होते हैं। फर्स्ट हाईएस्ट लीगल ऑफिसर कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात की जाए, ही इज द सेकंड हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। ये बात बिल्कुल सही है। तो देखिए दूसरा स्टेटमेंट भी यहां पर सही है, तो दोनों स्टेटमेंट यहां पर सही है। दैट मींस बोथ 1 and 2, सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, Which of the following committee does not consist of member from the upper house of the parliament? बहुत बेहतरीन सवाल है और बड़ा आसान भी था सवाल। सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी कमेटी में अपर हाउस दैट मींस राज्यसभा के मेंबर्स होते ही नहीं है। पार्लियामेंट के काम करने के लिए कई सारी पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है। अब यहां पर पूछा जा रहा है कि पार्लियामेंट की कौन सी कमेटी में अपर हाउस के मेंबर ही नहीं होते, मतलब लोकसभा के मेंबर होते हैं बट राज्यसभा के मेंबर ही नहीं होते। वो कमेटी आपकी एस्टिमेट कमेटी। याद रखिएगा एस्टिमेट कमेटी पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कमेटी, लार्जेस्ट कमेटी भी है, इसे भी नोट कर लीजिएगा। लार्जेस्ट कमेटी, इसमें टोटल 30 मेंबर्स होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से बिलोंग करते, दैट मींस लोअर हाउस से बिलोंग करते हैं। इसलिए सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर, अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट की बात करूं तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखो ऐसे बेसिक सवाल भी पूछ लिए जाते हैं, इसलिए क्या है कि आप जो भी पढ़े बहुत अच्छे से पढ़े, शिद्दत के साथ पढ़ेंगे तो हर सवाल का जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल, which of the following is not a part of the 5 principle enshrined in the पंचशील एग्रीमेंट signed by the India and China in 1954? देखिए 1954 के अंदर पंचशील एग्रीमेंट साइन किया गया था भारत और चाइना के बीच में। टेंशन काफी बढ़ गई थी दोनों देशों के बीच में, एक वॉर भी आप सब जानते हैं, और इसीलिए भारत और चाइना के बीच में पंचशील के सिद्धांत साइन किए गए थे। इन सिद्धांतों में एक चीज नहीं थी, वो नई चीज क्या है पूछी जा रही है। म्यूचुअल नॉन एग्रेशन बिल्कुल था, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस था, पीसफुल कंटेक्शन था, बट कल्चरल कॉपरेशन जैसी कोई चीज यहां पर नहीं थी। एक दूसरे के कल्चर को कॉपरेट करेंगे, बिकॉज पंचशील का जो सिद्धांत था बेसिकली वो कल्चरल कॉपरेशन के लिए नहीं बनाया गया था, वो दोनों की मिलिट्री पीस के लिए बनाया गया था, नॉन एग्रेशन पॉलिसी के लिए बनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, है ना। तो ये सारे के सारे सवाल थे जो कि हम लोगों ने करे हैं और सारे सवाल काफी आसान थे। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए मैं दूसरे सेशन के अंदर आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए जय जय भारत, भारत माता की जय।